अब बात करेंगे, पीएम मोदी इटली में हैं और G7 की बैठक में शामिल हो रहे हैं। आज पीएम मोदी ने दुनिया के ताकतवर नेताओं के साथ मुलाकात की है। इटली में पीएम मोदी की मुलाकात फ्रेंच राष्ट्रपति मैक्रो से हुई। इसके साथ ही पीएम ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक से भी मिले। आज देर रात पीएम मोदी की मीटिंग जो है वो इटली की पीएम मेलोनी, जापान के पीएम किशिदा और जर्मन चांसलर ओलाफ से होगी। बाइडेन से मीटिंग का शेड्यूल जारी नहीं हुआ है, लेकिन माना यह जा रहा है कि दोनों नेता इटली में वार्ता कर सकते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। G7 बैठक में पीएम मोदी, भारत की जय जय होगी। वर्ल्ड लीडर से मुलाकात, चीन पाकिस्तान पर आघात। मोदी बाइडेन की मजबूत दोस्ती, जिनपिंग शरीफ को लगी मिर्ची। इटली के शहर पुगालिया में G7 की मीटिंग चल रही है। भारत के पीएम मोदी बतौर गेस्ट इस मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते खतरे के अलावा ये मीटिंग रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध और इजराइल हमास में छिड़ी जंग पर बात करने के लिए है। इस मीटिंग में ग्रीन एनर्जी पर भी मंथन हो रहा है। फिर मिलेंगे मोदी मेलोनी, इटली भारत की दोस्ती मजबूत होगी। बीते एक साल में पीएम मोदी और मेलोनी की 4 बार मुलाकात हुई है और ये 5वां मौका होगा जब दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। इस वार्ता में भारत और इटली के मजबूत भविष्य पर चर्चा होगी। भारत के लिए इटली संग होने वाली ये द्विपक्षीय मुलाकात इजराइल के हाइफा पोर्ट से इटली होते हुए भारत के रास्ते पूरे यूरोप तक खोलने वाली होगी। भारतीय समय अनुसार रात 9:50 पर दोनों नेताओं की मीटिंग शुरू होगी और रात 10:10 तक चलेगी। भारत और इटली के बीच मजबूत होते संबंधों की बदौलत ही भारत का इटली से व्यापार भी लगातार बढ़ रहा है। 2023 में भारत और इटली के बीच 14.34 बिलियन यूरो का व्यापार हुआ। इस व्यापार में भारत ने इटली को 9.16 बिलियन यूरो का सामान एक्सपोर्ट किया। G7 समिट पे पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक तरफ आपको तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ मेलोनी की ये तस्वीरें। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पीएम आपको तस्वीरों में नजर आ रही होंगी और ये दरअसल जो G7 समिट है वो इटली में हो रहा है और इसके साथ ही तमाम अहम मुद्दों को लेकर चर्चा यहाँ पर होगी। वैश्विक आर्थिक परिदृश्य पर चर्चा, जलवायु परिवर्तन को लेकर चर्चा, रूस यूक्रेन युद्ध, क्योंकि कुछ ही देर पहले वो तस्वीरें भी सामने आई थी जहां पर जेलेंस्की से मिलते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए, दोनों गले मिलते हुए नजर आए और एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये कहा गया कि रूस यूक्रेन युद्ध जो है वो बातचीत के जरिए ही हल हो सकता है, बातचीत के जरिए ही ये युद्ध जो है वो रुक सकता है। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास है और दूसरी तरफ इजराइल हमास जो संघर्ष चल रहा है उस पर भी जो तमाम राष्ट्राध्यक्ष इस बैठक में जुटे हैं उनके बीच चर्चा हो सकती है। माइग्रेशन, एआई और ऊर्जा, ये तमाम अहम और बड़े मुद्दे हैं जो इस बैठक का एजेंडा रहने वाले हैं। ये सीधी तस्वीरें G7 समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और जॉर्जिया मेलोनी जो कि इटली की पीएम है उनका स्वागत करती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि G7 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब कब शामिल हुए। देखिए 2019 फ्रांस में जब हुआ तब भी शामिल हुए, 2021 यूनाइटेड किंगडम में जब हुआ तब भी पीएम शामिल हुए, 2022 जो है वो जर्मनी में हुआ था, 2023 जापान में हुआ था, 2024 यानी इस साल इटली में हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो शामिल हुए हैं। G7 के सदस्य देश जो है वो अमेरिका है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, ब्रिटेन है। भारत जो है वो G7 का हिस्सा नहीं है, लेकिन हर बार न्योता जो है वो भारत को आता रहा है, भारत इसमें शामिल होता रहा है। संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार इस पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। कर्नल संजीत सिरोही विदेश मामलों के जानकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे करना चाहूंगी और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, एक तरफ सबसे पहले जब G7 समिट में शामिल होने के लिए पीएम पहुंचे तो जॉर्जिया मेलोनी ने उनका स्वागत किया और उसके बाद अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें ऋषि सुनक से वो मुलाकात करते हुए दिख रहे हैं। इन तस्वीरों के क्या मायने, क्या संदेश दुनिया भर में?
देखिए, ये जो तस्वीरें हैं, ये इस बात का स्पष्ट रूप से प्रमाण है कि भारत की वैश्विक मामलों में जो भूमिका है, जो भारत का जो प्रभाव है, वो लगातार बढ़ रहा है। भारत की वैश्विक जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। लेकिन जो सबसे अच्छी बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है, वो अपनी वैश्विक जिम्मेदारियों को भी पूरी तरीके से निभाने के लिए तैयार है। भारत जाहिर है कि अपने राष्ट्रीय हितों को तो सर्वोपरि रखता ही रखता है, साथ ही साथ विश्व के समस्याओं के समाधान के लिए भी वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ, विश्व बंधुत्व और विश्व मित्र की भावना के साथ भारत अपना कार्य कर रहा है। और भारत की जो विश्व से पहले भी अपेक्षाएं रही हैं, लेकिन ये अपेक्षाएं अब बहुत बढ़ गई हैं, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत अनेक वैश्विक मुद्दों पर प्रोएक्टिव तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, चाहे वो इंडो पैसिफिक रीजन का डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर बना कर रखने की बात हो, आतंकवाद की चुनौती हो, वातावरण परिवर्तन का संकट हो, या ग्लोबल कॉमन्स को सुरक्षित रखने के विषय हो, हर जगह भारत की भूमिका जो है एक नेतृत्वकारी भूमिका भारत अदा कर रहा है। और वर्तमान समय में आप देखिए तो विश्व में जो एक रणनीतिक अनिश्चितता की स्थिति है, दो युद्ध पहले से ही चल रहे हैं, और इजराइल और हमास के बीच का युद्ध भी 8 महीने का हो गया है। यूक्रेन और रशिया का युद्ध तो 2 वर्षों से भी ज्यादा समय से जारी है। हथियारों की जो होड़ बढ़ रही है, महाशक्तियों के बीच में विश्वास का संकट गहरा रहा है। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जो वर्ड्स ऑफ विजडम होते हैं, जिसमें कि उन्होंने एक बार कहा था कि ये युद्ध का नहीं है, और राष्ट्रों को अपनी समस्याओं का समाधान नेगोशिएटिंग टेबल पर बातचीत के माध्यम से करना चाहिए। तो ये जो एक संवाद की जो वकालत भारत करता है, शांति की जो वकालत भारत करता है, उसको भी बड़ी गंभीरता के साथ किया जाता है। एक इसमें और बात मैं जोड़ना चाहूंगा कि ये जो भारत का जो प्रभाव है, वो इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। भारत वर्तमान समय में विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, और जैसा कि मैंने कहा कि भारत की विदेश नीति संतुलित, विवेकपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण, जिम्मेदारी भरी विदेश नीति होती है। इसी वजह से मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले समय में जो भारत से अपेक्षाएं विश्व की लगातार बढ़ेंगी, लेकिन जो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो नया भारत है अपनी जिम्मेदारियों को पूरा भी करेगा। और ये बात हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने इलेक्शन कैंपेन में भी लगातार वो कहते रहे कि भारत को विकसित भारत बनाना, भारत को सशक्त और मजबूत बनाना सिर्फ हमारे अपने देश के लोगों के लिए नहीं, बल्कि विश्व के लोगों के लिए भी आवश्यक है। यदि भारत को विश्व में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, तो हमें अपनी शक्ति को आंतरिक रूप से भी मजबूत करना होगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जो विजनरी आइडियाज है, विकसित भारत को बनाने का जो संकल्प है, उसका भी उससे भी विश्व की अपेक्षाएं बढ़ी हैं, और आने वाले समय में ये अपेक्षाएं नया भारत पूरा करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। बिल्कुल। और इसके साथ ही कर्नल संजीत जी, जिस बात का जिक्र संजीव श्रीवास्तव कर रहे हैं कि किस तरह से आने वाले वक्त में वो उम्मीद करते हैं कि दुनिया जो है वो भारत की तरफ देख ही रही है, लेकिन इन रिश्तों को आप कैसे देखते हैं? G7 समिट में 2019 से प्रधानमंत्री लगातार अभी 2024 तक शामिल हो रहे हैं, इसके जरिए दुनिया भर में क्या संदेश जाता हुआ दिख रहा है? एक तरफ G7 समिट के जो तमाम देश हैं उनसे भी भारत के अच्छे रिश्ते हैं, और दूसरी तरफ रूस को लेकर भी एक अपनी अलग बातचीत भारत की रही है। अच्छे संबंधों में गिना जाता रहा है कि रूस के भारत के साथ अच्छे संबंध हैं। देखिए अनन्या जी, पहली बात तो मैं जो संजीव श्रीवास्तव जी ने कहा है, मैं उसके साथ पूरा एग्री करता हूँ। इस समय जो भारत की स्थिति ऐसी है कि भारत की तरफ दुनिया के सब मुल्क देख रहे हैं, सब देश देख रहे हैं। उसकी वजह यह है, जैसा उन्होंने संजीव जी ने बताया है, भारत जो है लोकतंत्र में नंबर 1 है। अभी इलेक्शन खत्म हुए हैं, और सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि इलेक्शन में जो रिजल्ट आए हैं वो सबने एक्सेप्ट कर दिया। अगर हम अपने आस पड़ोस में देखें, जब भी इलेक्शन होता है तो कोई ना कोई पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर, जीती हुई पार्टी के ऊपर कोई ना कोई इल्जाम लगाती है, कोई ना कोई संगीन इल्जाम लगा के उस चीज को, इलेक्शन की जो मान्यता है उसको खत्म करने की कोशिश करती है। तो इस समय जब नरेंद्र मोदी जी अपने 3rd टेन्योर में वहां पे गए हैं, तो ये साफ जाहिर होता है कि ये एक 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर दूसरा, भारत की जो ग्रोथ रेट है वो वर्ल्ड में जो है नंबर 1 पे ग्रोथ रेट चल रही है, और आने वाले समय में जो है भारत तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहा है। तो ये सब संकेत जो है ये इस बात को दर्शाते हैं कि भारत की जो है वर्ल्ड
स्टेज पे जो है मान्यता बढ़ती जा रही है, उसकी पावर बढ़ती जा रही है। इकोनॉमिक पावर भी बढ़ रही है, सॉफ्ट स्किल पावर भी बढ़ रही है, सॉफ्ट पावर भी बढ़ रही है, हर तरह की पावर बढ़ रही है। अगर आप इसको देखें कि ये भारत ही एक ऐसा देश है जो कि वर्ल्ड जो है पोलराइजेशन में जो बटा हुआ है, रशिया का एक तरफ लोग हैं, वेस्ट अमेरिका के, और उसके साथ यूरोप की तरफ एक भारत ही एक ऐसी पाइप है जिसके जरिए जो है दोनों पार्टी को एक भारत के ऊपर ही विश्वास है कि भारत अगर कोई बात कह रहा है तो बात बिल्कुल निष्पक्ष है। अगर अमेरिका कुछ कह रहा है रशिया के खिलाफ तो वो एक जो है एक उनकी तरफ का नजरिया है, अगर रशिया कुछ कह रहा है तो उनका नजरिया, लेकिन भारत का नजरिया हमेशा बैलेंस रहा है। और इसलिए जो है जो देश के नेता हैं, जो अमेरिका के नेता हैं, अमेरिका के लीडर्स हैं, वर्ल्ड लीडर्स हैं, यूरोपियन लीडर्स हैं, या आप देखो जो साउथ अमेरिका के लीडर्स हैं, जैसे ब्राजील इसमें हिस्सा ले रहा है, अर्जेंटीना हिस्सा ले रहा, उसके बाद आप अफ्रीका को देखो तो साउथ अफ्रीका उसमें ले रहा है, सऊदी अरेबिया मिडिल ईस्ट से आ रहा है। तो ये जो 12 कंट्रीज जो बुलाई गई है उनमें भी आप देखो तो भारत को पिछले 5 साल से लगातार, जैसे अनन्या जी आपने बताया, पिछले 5 साल से मोदी जी को लगातार बुलाया जा रहा है। तो इस चीज से साफ जाहिर होता है कि भारत की आज जिस स्टेज पे भारत है वो वैश्विक जो भी कठिनाइयां हैं दुनिया में, चाहे वो साउथ की हो, चाहे वो जो है मेडिटेरियन सी की हो, आप देखो दो तरफ लड़ाइयां चल रही हैं, यूक्रेन और रशिया की, उधर जो है हमास और इजराइल, दोनों रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो उसमें सब देशों को ये भी पता है, अभी जैसे आप बता रहे थे कि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं और जो मोदी जी हैं उन्होंने जो एक दूसरे से गले लगा के बातचीत करी, तो ये सब चीजें इस चीज को दर्शाता कि हर आदमी, हर लीडर, वर्ल्ड का लीडर ये समझता है कि भारत के जो नरेंद्र मोदी जी हैं, जो भारत के लीडर हैं, वो दुनिया की वैश्विक जो भी समस्याएं हैं उनमें काफी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बिल्कुल, इसके साथ ही संजीव जी, क्योंकि जब जेलेंस्की से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरह से कह सकते हैं कि गले दोनों मिलते हुए जब नजर आते हैं, तो और वहीं दूसरी तरफ ये भी एक बड़ा एजेंडा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर भी पीएम ने कहा एक बार फिर से कि बातचीत ही एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए इस युद्ध को रोका जा सकता है या फिर खत्म किया जा सकता है। आने वाले वक्त में आप भारत की भूमिका इन दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध के बीच किस तरह से और क्या देख पा रहे हैं? देखिए अनन्या जी, भारत, जैसा कि अभी रोहित सर ने कहा, मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूँ कि भारत ही वर्तमान समय में वो क्रेडिबिलिटी रखने वाला राष्ट्र है कि जिसकी बात को विश्व के सभी पक्षों के द्वारा सुना जाता है, क्योंकि भारत एक निष्पक्ष तरीके से, बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से, विवेकपूर्ण तरीके से, जिम्मेदारी के भाव के साथ अपनी बात रखता है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जो वर्ड्स ऑफ विजडम थे, जो उन्होंने समरकंद उज्बेकिस्तान में रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से सीधे सीधे कहा था कि ये जो युग है युद्ध का युग नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के ये जो वर्ड्स ऑफ विजडम को यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली की जो हर साल मीटिंग्स होती है उसमें बड़े नेताओं के द्वारा कोट किया गया था। इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, अनेक विश्व के नेताओं के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के इन शब्दों को दोहराया गया था। जो G20 की बाली में समिट हुई थी उसका जो फाइनल डिक्लेरेशन आया था उसमें भी ये शब्द गूंज रहे थे। जो नई दिल्ली की जो G20 की समिट का जो डिक्लेरेशन हुआ, जो सर्वसम्मति से जो डिक्लेरेशन पारित हुआ, उसमें भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ये जो वर्ड्स ऑफ विजडम थे वो रेजोनेट कर रहे थे। तो ये जो भारत की जो आवाज है उसे एक निष्पक्ष आवाज के तौर पर देखा जाता है, बुद्धिमत्तापूर्ण आवाज के तौर पर देखा जाता है। और जाहिर है कि भारत शांति का पक्षधर है, भारत हिंसा को कम करना चाहता है, उसे रोकना चाहता है। भारत ने डे 1 से ये कहा है कि रशिया यूक्रेन के बीच का ये जो युद्ध है उसका समाधान वॉर फील्ड्स पे नहीं हो सकता, उसका समाधान सिर्फ और सिर्फ नेगोशिएटिंग टेबल पर हो सकता है। और अनन्या जी, ये जो रशिया यूक्रेन का युद्ध है इसकी वास्तविक सच्चाई ये है कि ये जो युद्ध है ये महाशक्तियां परोक्ष रूप से लड़ रही है, इनडायरेक्ट तरीके से लड़ रही है। जो यूक्रेन की टेरिटरी का जो इस्तेमाल है वो एक बैटल ग्राउंड के तौर पर किया जा रहा है। और दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि यूक्रेन की जो नेताओं के कंधों पर रखकर के बंदूकें चलाई जा रही हैं और सारा नुकसान जो है, सबसे बड़ा नुकसान यूक्रेन के लोगों का हुआ है। और इस प्रक्रिया में यूक्रेन के और रशिया के सैनिकों ने भी बड़ी संख्या में अपनी शहादतें दी हैं, वो भी एक कड़वी सच्चाई है। लेकिन इसका जो समाधान है वो युद्ध के क्षेत्र में निकल नहीं सकता, क्योंकि महाशक्तियां इसमें इन्वॉल्व हैं और महाशक्तियां जब तक निगोशिएटिंग टेबल पर नहीं आएंगी, बातचीत नहीं करेंगी, तब तक इसका आउटकम, कोई कंस्ट्रक्टिव आउटकम नहीं निकल सकता। इसी बात को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं फिर से दोहराया है
और जाहिर है कि इसका जो बेहतर ये होगा कि विश्व के नेता जो हैं वो बुद्धिमानी से काम लें और जो विजडम प्रिवेल करे, और ये विजडम कब प्रिवेल करेगी ये अभी अनिश्चित है। जाहिर है कि अभी न तो रशिया तैयार है, न तो यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, नाटो, यूक्रेन किसी सकारात्मक डायलॉग के लिए तैयार है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। यद्यपि कि एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है स्विट्जरलैंड में, लेकिन उसमें भी जिस तरह से रशिया का पार्टिसिपेशन नहीं है, ऐसे में कोई ज्यादा संभावना बड़ी नहीं दिखाई देती। लेकिन लेकिन मेरा ऐसा मानना है अनन्या जी कि जब कभी भी इस युद्ध का कोई समाधान, शांतिपूर्ण समाधान निकलेगा, तो उसमें भारत की एक बड़ी विशेष भूमिका होगी। ठीक है, इस पर संजीव जी से भी मैं चाहूंगी वो भी अपनी राय रखें, क्योंकि जब बात युद्ध को लेकर होती है तो इजराइल और हमास पर भी हमारी नजरें रहती हैं। इजराइल और हमास, दूसरा रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, क्या लग रहा है आने वाले वक्त में भारत की भूमिका को आप कैसे देख रहे हैं? भारत की भूमिका दोनों युद्ध में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देखेंगे कि भारत ही एक ऐसा देश है जो कि रशिया से भी बात कर सकता है, यूक्रेन से भी बात कर सकता है। भारत ही एक ऐसा देश है जिसके संबंध इजराइल से भी अच्छे हैं, पैलेस्टीनियन से भी अच्छे हैं। तो भारत जो का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अदरवाइज अगर आप बाकी देशों को देखें तो वो किसी ना किसी पक्ष में है, और जो आदमी किसी के पक्ष में होता है वो जो है निष्पक्ष बात नहीं कर सकता। और भारत एक ऐसा देश है जो कि निष्पक्ष बात कर सकता है, और जैसे ही सिचुएशन के मुताबिक, ये नहीं है कि एक बारी ब्लाइंड सपोर्ट कर दी। ऐसा नहीं है कि हमने शुरू में जब हमास ने हमला किया था तो हमने इजराइल को सपोर्ट किया, लेकिन जब इजराइल ने गाजा में ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे और जो है सिविलियन लोगों का मरना शुरू हुआ, तो उसी दिन से हमने जो है पैलेस्टीनियन का साथ दिया, हमने हमास का साथ दिया। अभी थोड़े दिन पहले जो हमने यूएन में सिक्योरिटी काउंसिल में, यूएन में जो हमने बोला है कि सीज फायर होनी चाहिए। तो भारत एक ऐसा है जो इश्यू बाय इश्यू अपनी सपोर्ट या अपना जो है पक्ष रखता है, ना कि बिल्कुल जो है ब्लाइंड सपोर्ट किया कि हम इस ब्लॉक के साथ हैं, हम रशिया के साथ हैं तो रशिया की बात करेंगे, हम यूक्रेन के साथ हैं। बाकी जो कंट्रीज अगर आप देखो, यूरोप की सारी कंट्रीज जो G7 में इकट्ठी हुई हैं, कनाडा है, अमेरिका है, जापान है, वो एक सुर में बोलते हैं। वो उनका सुर सिर्फ एक है, एंटी रशिया। तो उसलिए उनकी बातें जो है अगर हम, और ये जो संजीव जी ने बताया, ये जो लड़ाई यूक्रेन की 8 महीने से चल रही है, अगर अमेरिका चाहे तो इस लड़ाई को 1 हफ्ते के अंदर खत्म कर सकता है। लेकिन आज भी जो है $50,000 बिलियन का जो है कह रहे हैं कि लोन दिया जा रहा है, $50,000 बिलियन का लोन यूक्रेन को दिया जा रहा है उनको जो है अपनी इकोनॉमी को ठीक करने के लिए, अपने डिफेंस के लिए। जब इतना पैसा किसी देश को मिल रहा है लड़ने के लिए, तो आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि लड़ाई बंद हो सकती है? और जो मोदी जी ने बिल्कुल सही कहा था, और मोदी जी ही एक ऐसे लीडर हैं जो दोनों पार्टी को जो बिल्कुल सही बात है वो कह सकते हैं। उन्होंने पुतिन को बोल दिया था कि ये समय युद्ध का नहीं है, और ये मोदी जी यही बात बाइडेन को भी बोल सकते कि ये जो आप असला दे रहे हैं, दाद दे रहे हैं, जैसे इजराइल को दे रहे हैं आप। 8 महीने से इजराइल और हमास की लड़ाई चल रही है। अगर अमेरिका चाहे इजराइल को सामान देना बंद कर दे तो कल लड़ाई बंद हो जाएगी। तो ये जो जैसा संजीव जी ने बताया, ये महाशक्तियों की लड़ाई है, ये प्रॉक्सी लड़ाइयां हैं। इसमें वो डायरेक्टली ना लड़के वो औरों को लड़वा रहे हैं, सिर्फ उनकी जो है मिलिट्री आर्मामेंट्स, उनको पैसा देके उनको लड़वाए जा रहे हैं। और वेस्टर्न वर्ल्ड का सिर्फ एक ही मकसद है, किसी तरीके से रशिया को जो है कमजोर करना। क्योंकि अगर रशिया कमजोर हो जाता है तो फिर जो है, जो कोल्ड वॉर के बाद जो स्टार्ट किया था इन्होंने, डिसइंटीग्रेशन जो हुआ था यूएसएसआर का, फिर ये वापस उस स्टेज में आ जाएंगे। भारत का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और मेरे को लगता है कि अगर कल जब भी कभी इन चीजों पे फैसला होगा तो भारत की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी इन दोनों लड़ाइयों को रोकने। लेकिन इसके साथ ही संजीव जी एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, जिन बातों का जिक्र संजीव जी कर रहे हैं कि देखिए अमेरिका जो है वो दोनों तरफ से अपना हित साध रहा है, वहां पर इजराइल को मदद करके और यहाँ पर यूक्रेन को मदद करके, लेकिन इन सब के बीच फिर भी भारत एक अहम भूमिका में आने वाले वक्त में दिख सकता है। इन सब के बीच आज जो द्विपक्षीय बातचीत होनी है, जिसमें इमैनुअल मैक्रो के साथ बातचीत होगी, जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत होगी। हालांकि ऋषि सुनक को लेकर भी जानकारी ये मिल रही है कि उनके साथ भी हो सकता है द्विपक्षीय बातचीत होगी। इन द्विपक्षीय बातचीतों को आप आने वाले वक्त में भारत के लिहाज से आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो द्विपक्षीय जो वार्ताएं होंगी, साइडलाइंस पे जो मीटिंग्स होंगी, ये बेहद महत्वपूर्ण है।
ये भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जो तीसरा कार्यकाल अभी आरंभ हुआ है, उसमें जो पिछली नीतियों में जो निरंतरता को बनाए रखने के लिए ऐसे इंटरैक्शंस आवश्यक हैं। और जाहिर है कि ये जब नेता मिलेंगे तो वो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को उनके तीसरे कार्यकाल को के लिए चुने जाने पर बधाई भी देंगे, और साथ ही साथ वो अपना विश्वास भी व्यक्त करेंगे कि जो पिछले संकल्प लिए गए हैं, जो पिछले समझौते हुए हैं, उस पर अमल किया जाएगा। इस बात की भी संभावना है कि राष्ट्रपति बाइडेन हो, राष्ट्रपति सुनक हो, या जैसा कि आपने जिक्र किया कि अन्य नेताओं के साथ एक साइडलाइंस में मुलाकातें होंगी। और मेरा ऐसा मानना है कि इन मुलाकातों का जो महत्व है वो बहुत है, बड़ा महत्व है। और भारत की जो पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में विशेष रूप से मैं जिक्र करना चाहूंगा, जैसी भूमिका है चाइना का की जो प्रवृत्तियां हैं पूरे इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर के, चाइना का जो इकोनॉमिक बिहेवियर है, वो सब कुछ G7 के राष्ट्रों के लिए भी एक चिंता का विषय है। तो भारत की जो भूमिका, चाहे वो इंडो पैसिफिक रीजन में हो, चाहे वो विश्व के अन्य महत्वपूर्ण विषयों पे हो, वो बेहद महत्वपूर्ण है। जाहिर है कि भारत वर्तमान समय में, जैसा कि मैंने जिक्र किया, कि विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक बाजार है। तो ऐसे में ये जो राष्ट्र है वो ये चाहेंगे कि भारत के साथ जो व्यापारिक संबंध है और अधिक से अधिक गहरे किए जाएं। तो G7 के राष्ट्र इस बात पर भी गंभीरता के साथ विचार कर रहे हैं कि चाइना में उन्होंने जो बड़ी सप्लाई चेन स्थापित कर रखी हैं कई दशकों से, उसको दूसरे जगहों पर कैसे शिफ्ट किया जाए। और उसके लिए भी ये जो राष्ट्र है G7 के राष्ट्र अल्टरनेट की तलाश में है। और उसके लिए मेरा मानना है अनन्या जी कि भारत एक बहुत बड़ा और एक बहुत ही बेहतर अल्टरनेट बन करके उभर रहा है। भारत आने वाले समय में मैन्युफैक्चरिंग हब बन करके उभरेगा। ये जो राष्ट्र है उनके लिए भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो टैक्सेशन रिफॉर्म्स हैं, GST वगैरह के जो रिफॉर्म्स किए गए, वो इन्हीं वजहों से किए गए, ताकि भारत में निवेश का जो वातावरण है वो और अच्छा से अच्छा बने। और ये जाहिर है कि भारत के G7 के राष्ट्रों के साथ जो संबंध है उसको और अधिक बढ़ाएगा, बायलैटरल लेवल पर भी और एक मल्टीलेटरल G7 के लेवल पर भी। और इससे आने वाले समय में भारत की इकोनॉमी को जो है बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। जैसे जैसे निवेश बढ़ेगा वैसे वैसे भारत में रोजगार के अवसर है। यहाँ पे जो एक एस्पिरेशनल सोसाइटी है, भारत में जो युवा आबादी बहुत बड़ी संख्या में है, 65% से तक की जो आबादी हमारी 35 वर्ष से भी कम की आयु की है। तो ऐसे में जो भारत के अंदर जो अपार संभावनाएं हैं और जो एक यूथ बल्ज है, उसको भी बड़े अवसर मिलने जा रहे हैं। और मेरा अल्टीमेटली ये मानना है कि G7 के साथ भारत का जो ये गहरा होता हुआ इंटरेक्शन है और ये बायलैटरल जो मीटिंग्स हैं, उसके भारत की इकोनॉमी को भी बहुत बड़ा लाभ होने जा रहा है। संजय जी, आप इस बायलैटरल को कैसे देख रहे हैं? इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर हम बात करते हैं, अर्थव्यवस्था को लेकर अगर हम बात करते हैं, और क्योंकि पिछले चुनाव में हमने देखा रोजगार एक बड़ा मुद्दा रहा और फोकस जो है वो सरकार का रोजगार को लेकर भी है। इस लिहाज से आप कैसे देख रहे हैं इन द्विपक्षीय बातचीत को? द्विपक्षीय जो बातचीत है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। G7 समिट में जो सारे लीडर्स मिलकर बात करेंगे उनका अलग मुद्दा होगा, और जो बायलैटरल मुद्दे होंगे उनमें सिर्फ बायलैटरल ही बात की जाएगी। और मेरा ये मानना है कि मोदी जी बिल्कुल क्लियर है। मोदी जी को पता है कि अगले 23 साल में हमने भारत को विकसित देश बनाना है, डेवलप कंट्री जब देश बन जाएगा तो ये जो समस्या है, जो इलेक्शंस में जो रेस की गई थी, बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि हमारी जो देश है वो दुनिया में यंगेस्ट कंट्री है। हमारे पास जो है जो यूथ है वो सबसे ज्यादा है। तो यूथ को नौकरी चाहिए, और नौकरी जब ही आ सकती है जब आपका जो है इकोनॉमी डेवलप करे। तो मोदी जी का बायलैटरल रिलेशन में मेरे को लगता है जिसके साथ भी बात करेंगे, चाहे फ्रांस के साथ बात करें, चाहे अमेरिका के साथ करें बात, चाहे इटली के साथ करें, सबसे ज्यादा ये होगा कि हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा निवेश आए इस चाइना की जो प्रॉब्लम को मद्देनजर रखते हुए। क्योंकि जो विकसित देश हैं वो भी ये चाहते हैं कि वो एक ही देश के ऊपर, चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी ना बढ़ाए, क्योंकि चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ा के उन्होंने देख लिया है कि जितना चाइना इकोनॉमिकली स्ट्रांग होता जा रहा है उतना ही चाइना मिलिटरीली स्ट्रांग हो रहा है, और वो अपनी मिलिटरी स्ट्रांग होने का दुनिया को दिखा रहा है। फिलीपींस के साथ, साउथ चाइना सी में आप देखो, किसी ना किसी के साथ वो जो है इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रहा है। तो भारत का सिर्फ जो मेरे को लगता है जो मेन एजेंडा का है, और जो वहां पे गए हैं इसका पूरा फायदा उठाएंगे, ताकि जो है निवेश हो, और निवेश ही नहीं, उस निवेश के साथ हमारे जो
इंडियन जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके साथ उनकी पार्टनरशिप हो और वो मेक इन इंडिया हो, ना कि ये हो कि सिर्फ उनसे टेक्नोलॉजी ली जाए, जिससे जो चीज अगर हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा तो उससे हमारी बेरोजगारी दूर होगी, हमारी जो है पॉवर्टी दूर होगी, और जब इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो हम भी चाइना के साथ अपनी मिलिट्री स्ट्रांग कर सकते हैं। फिर हम बहुत बड़ी भूमिका साउथ चाइना सी में आगे निभाने जा रहे हैं और ये हमारे देश के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी आने वाली है। बिल्कुल, इसके साथ ही संजीव जी एक चीज और, क्योंकि आउटरीच राष्ट्र के रूप में भारत ने G7 समिट में भाग लिया है और पिछले 5 साल से भी हम यही देख रहे हैं, क्योंकि G7 का हिस्सा भारत नहीं है और फिर भी भारत को इनवाइट किया जाता है, भारत वहां पर पहुंचता है। क्या यही फायदेमंद है भारत के लिए, अब एक तरह से इसका हिस्सा ना बनकर, सदस्य ना बनकर, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर बाकी राष्ट्रों के साथ भी ये कह सकते हैं, जिसमें रूस एक सबसे बड़ा कह सकते हैं कि एलिमेंट है, अब जिससे किसी भी तरह की जो दोस्ती अभी तक रही है उसमें कुछ आप ऊंच नीच देख सकते हैं। यही भारत के लिए ठीक है कि आउटरीच राष्ट्र के तौर पर हिस्सा लेता रहे? जी, भारत की देखिए जो विदेश नीति है उसमें रणनीतिक स्वायत्तता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी उसका इंटीग्रल पार्ट है। और भारत की जो विदेश नीति संतुलित विदेश नीति है, बुद्धिमत्तापूर्ण जिम्मेदारी भरी विदेश नीति है, और इस बात को अमेरिका भी समझता है, यूरोपीय राष्ट्र भी समझते हैं और रशिया भी समझता है। जहां अमेरिका से हमारी एक कॉम्प्रेहेंसिव